हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जो दिसंबर में एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज। और इसमें आपको मिलेंगे पार्ट कई सारे जिसपे अपने आप बेस पे लगा के वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए जाएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन होगा और आपको इसी के साथ मिलेगी एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जो हमारा चैनल है वो आपके एग्जाम कवर करता है यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी का, टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस लेवल जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे। और इसी के साथ हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल मंत्रा, जो आपकी सारी नीड जितने भी क्विजेज और वीडियो पीडीएफ वगैरह सारी अवेलेबल यहीं करा दी जाती हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आंसर अपना कमेंट सेक्शन में देते जाइए, जिससे आपको पता चले आपके कितने आंसर सही हुए हैं, या अपने आप नोट्स में लिखते जाइए अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता है। क्वेश्चन के बारे में डिटेल देते हैं। हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल होगा और उसके साथ उस किस एग्जाम का वो क्वेश्चन है वो लिखा होगा, अगर नहीं है तो एमसीक्यू होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग गिव करेंसी टू द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, कौन से जटिल समानता के विचार को प्रचलित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, दूसरा है माइकल वॉलियर, रॉल्स या टॉक्यूविली। तो आपने अगर थोड़ा सा भी इनके थिंकर्स के विषय में पता किया हो तो आपको पता चल जाएगा इस थिंकर में है माइकल वॉलियर। आप रूसो जानते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, सो सामाजिक समझौता के सिद्धांत कर रहे हैं। रॉल्स आपके न्याय का सिद्धांत देते हैं। डी टॉक्यूविली बताते हैं मेजोरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग मेजोरिटी की बताते हैं, प्रॉब्लम बता देते हैं। उसके बाद में आंसर है 20 का इस क्वेश्चन का। इसमें बताते हैं ये है माइकल वॉलियर, जिनकी मैंने फोटो भी अटैच कर रखी है जिससे आपको बार बार इस चीज़ को देखते रहें तो आपको चीज़ें समझ आती रहें। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी वाज डेवलप्ड बाय माइकल वॉलियर, ए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसोफर। और एग्जाम इनकी बुक का नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस एट डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। 1983 में ये बुक आती है। क्या है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जटिल समानता क्या होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं किसी चीज़ का बंटवारा अभी तक होता आया, उसको इन्होंने थोड़ा बहुलवादी परिप्रेक्ष्य में बताया कि एक व्यक्ति को इसके अलावा चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक सामाजिक वस्तु की, जैसे धन, शक्ति, शिक्षा को इतना प्रमुख नहीं होना चाहिए कि वह अन्य वस्तुओं तक पहुँच को निर्धारित करे। जैसे किसी के पास धन है तो अपने आप राजनीतिक शक्ति या बेहतर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। और न्याय को प्लूरिस्टिक वे में होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी व्यक्ति को खाना चाहिए तो किसी को इज्जत चाहिए, जस्ट लाइक अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग, इसी कहते हैं स्पेयर ऑफ जस्टिस। न्याय का क्षेत्र अलग अलग होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के साथ में। और वन लाइनर फैक्ट मैंने ऐड किए कुछ हैं, जैसे कि माइकल वॉलियर थिंकर का नाम समुदायवादी परिप्रेक्ष्य से आते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इनका आइडिया है, स्पेयर ऑफ जस्टिस बुक है। और इन्होंने बताया कि एक क्षेत्र का जो होता है दूसरे क्षेत्र में अनुमति नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की डोमिनेशन करने की। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका पहला क्वेश्चन एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन इज, utopianism is a style of political theorizing that develop a critique of the existing order by constructing a model of an ideal of perfect alternative. In this concept, utopians are characterized by the, तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि काल्पनिक राजनीति जो होती है, और ऑप्शन दिए हैं 3, इसमें से क्या क्या होती है काल्पनिक यूटोपियन की विशेषता क्या क्या होती है। ये एग्जाम में पूछा गया एचपीएससी के 18 मई को। और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सर अगर आपको कुछ फैक्ट अगर लगते हैं आपको नोट्स अपने ऐड करने चाहिए तो कर लीजिएगा इसी के साथ में। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो अब अगर काल्पनिकता की बात करें तो हम लोग काल्पनिक समाज में बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ वांट हो सकता है, यानी अभाव का उन्मूलन होना चाहिए, वहाँ सभी लोग सही होंगे। एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, यानी संघर्ष की अनुपस्थिति होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन भी सही। और अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस एंड ऑपरेशन, हिंसा और पीड़न से बचना भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ऐड भी कर दिया है कि अभाव का उन्मूलन होना चाहिए, संघर्ष की अनुपस्थिति होनी चाहिए और हिंसा और उत्पीड़न से बचना चाहिए। तो यूटोपियन समाज में अच्छी चीज़ें सारी आप मान के चल सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से कोई आता है तो। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनमत संग्रह के लोकतंत्र से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आया प्लेबिसेटरी डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी के अंदर ये टॉपिक आता है और इसमें पहला है टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, दूसरा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तीसरा है इट अलाउज टू पब्लिक एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इशू डायरेक्टली, या फोर्थ है पॉलिटिकल लीडर्स मैनिपुलेट द मासेस थ्रू ऑरेटरी एंड अपील टू देयर प्रीजुडिस एंड पैसिनिस। अरे देखिए, अगर इसको समझना चाहते प्लेबिसेटरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर एक पार्ट आता है जनमत संग्रह, जिसमें हम बात करते हैं इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं परिभाषा में। पहला तो टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी के रूप में। तो फर्स्ट इज करेक्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है क्योंकि आप डायरेक्टली जनमत करा रहे हैं तो लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। थर्ड इज इट अलाउ द पब्लिक टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इशू डायरेक्टली, अपने व्यू दिखाने के लिए ये व्यक्त करता है। और फोर्थ होता है, इसमें क्या कहते हैं जो राजनीतिक नेता होते हैं वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता के सामने ऑप्शन ही नहीं रखा और या फिर जनता को ऐसा भड़काया कि आप कह रहे हैं कि आपको ही वोट देना है। तो जस्ट लाइक दिस उन्हीं को जनमत संग्रह के रूप में ले जाना। तो ये चारों परिभाषाएं इसमें सेट बैठती है, इसको आप नोट्स में जरूर ऐड कर लें। इसमें आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। के साथ नायकवादी संबंध, जैसे मैंने देखा इतिहास में हिटलर और मुसोलिनी ने जैसा काम किया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में शुद्ध लोकतंत्र का एक प्रारूप कहलाता है इस प्रकार से।
और डायरेक्ट एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लेसन में इन्वॉल्व होते हैं और मैनिपुलेशन भी हो सकता है नेता प्रचार प्रसार के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, despite difference amongst socialist political thinker we shall locate the common feature in term of following। देखिए, समाजवादी राजनीतिक चिंतक जितने रहे हैं उनमें मतभेद बहुत पाए जाते हैं कि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा समाजवादी परिभाषा को लेकर, इस तरीके से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनाया इसलिए गया था कि अगर आप बताएं कि 4 स्टेटमेंट, अगर आपने समाजवादी विचार या समाजवादी को सही से पढ़ा यानी कि सोशलिज्म को, समाजवाद को, तो आप बता देंगे कि इनमें कॉमन चीज़ें क्या है सभी में। पहला है मानव स्वभाव का आशावादी दृष्टिकोण, एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ नेचर होना, या सहयोग पर जोर देना, स्ट्रेस ऑन कॉर्पोरेशन, या फिर स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण या समानता का समर्थन करते हैं। तो आप समझिए कि जब समाजवादी आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे या किसी को भी पढ़ेंगे थिंकर को, तो वो बताते हैं मानव स्वभाव का आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं कि व्यक्ति को अच्छा पाना चाहिए। स्ट्रेस ऑन कॉर्पोरेशन, समाजवादी किस बात करता है, समाज में सब लोग एक साथ रहें। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण करता है, क्योंकि पॉजिटिव व्यू रहेगा तो लोगों में आपसी भाईचारा हुई, सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगा। एंड समानता का समर्थन करते हैं समाजवादी। डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बट इसमें सभी क्वेश्चनों में नहीं डी ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, बट कुछ ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स आई थी और उनको ईयर में मिलाना था। क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, हो सकता है गलतियां भी इसमें हो जाती हैं। इसका आंसर बी है। ए का 4 होगा, रेसलिंजन इन पॉलिटिक्स इन 1947, ऑन हिस्ट्री दैट इज 1983, एंड द सी इज थर्ड, ऑन ह्यूमन कंडक्ट 1975, एंड द एक्सपीरियंस एंड इट्स मूड्स 1933। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कुछ मिलाने को थी। रिपब्लिक किसकी लिखी हुई, एमआईएल किसकी लिखी था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड आर्ट ऑफ वॉर। अधिकतर सभी लोगों ने पढ़ी होती हैं बुकें। और रिपब्लिक सबको पता है प्लेटो की बुक हो जाएगी। एमआईएल की हो जाएगी आपकी रूसो की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एफ हे की, आर्ट ऑफ वॉर एंड मैकियावेली की। तो क्या है कि मैंने आंसर को आगे लिख रखा है, इसको आप देख सकते हैं। बट अगर आप मिलाना चाहें पहले अपना आंसर सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, एंड आप पता करिए कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हो रहा है इसमें से, इस प्रैक्टिस सेट से या प्रमाण के लिए क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वीडियो बाय वीडियो, तो उनको आप और पॉजिटिव फीडबैक जरूर देने की कोशिश करिए कि मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट करें इस वीडियो को लेकर। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन है, ये यूजीनेट जेआरएफ का 11 दिसंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। यानी यहाँ बात हो रही विधानमंडल को, विधानमंडल के मतलब राज्य विधानमंडल के अंदर चुनाव कराना है, उसके अंदर की पावर किस आर्टिकल में दी गई है। तो आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि चुनाव आयोग का जो पार्ट दिया गया किस भाग में दिया गया संविधान के। बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पे, देखते हैं। आंसर है 3, आर्टिकल 328। आप इसको तैयार इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन दोबारा आस्क होंगे, क्योंकि है क्या, ये फैक्चुअल पार्ट होता है और इजीली क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 328 इतने लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो ध्यान रखना आपको, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर, यानी विधानमंडल के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां तक संसद द्वारा इस निमित्त उपबंध नहीं किया गया है, किसी राज्य की विधानमंडल समय समय और विधि द्वारा राज्य विधानमंडल के सदन या किसी सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा, जिसके अंदर मतदाता सूची तैयार करना और ऐसे सदनों या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य विषय। यानी अगर मोटा मोटा देखा तो 328 का आइडिया लगता है, इस परिभाषा से आपको मिल जाएगा पूरा। इसको आप अपने एड्स में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इससे आपके मल्टीपल टाइम हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बट ये कि इसको क्रोनोलॉजी में यहाँ पूछा गया है। आगे हो सकता है इसको बाइफरफिकेट कर दें, अलग अलग क्वेश्चन बना दें। तो भारत में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधारों के संबंधित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहली आई है गोरवाला कमेटी, सेकेंड है एडीआर कमीशन जो बना फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, वोहरा कमेटी एंड संथानम कमेटी। तो आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि फर्स्ट कौन सा आया, फिर इसके बाद ऐसे लगाना है। तो इसका आंसर जो आपका होगा थर्ड होगा, गोरवाला कमेटी आई सबसे पहले नंबर 1951 में। एडी गोरवाला ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये अपनी सार्वजनिक प्रशासन पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। डी है जिसे हम लोग संथानम कमेटी कह रहे हैं, 1962 से 63 के मध्य आई, ये एंटी करप्शन कमेटी के रूप में आई थी। और उसके बाद आती फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया 1966 में, जिसे कहते हैं एडीआर, फर्स्ट एडीआर कमीशन। और आपको कमेंट सेक्शन बताना है सेकेंड एडीआर कब आया और उसके अध्यक्ष कौन रहे। बोहरा कमेटी आई 1993, एन वोरा ने इसे किया, तो क्रिमिनलाइजेशन पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी चुनाव से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको कुछ दिक्कत वीडियो में ज़्यादा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगली बार वीडियो में थोड़ा सा स्लो और कर दिया जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सही होगा। पहला है लोक लेखा समिति केवल लोकसभा सदस्यों से बनी होती है। क्या सही है क्या गलत है बताना है आपको। लोक लेखा समिति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष निर्वाचित निकाय है। लोक लेखा समिति 30 सदस्यों से बनी होती है, या लोक लेखा समिति के किसी भी सदस्य को दोबारा नहीं चुना जा सकता। जिसको आपको आंसर बताना है तो आंसर इसका हो जाएगा 2। कैसे देखते हैं। लोक लेखा कमेटी जो होती है संसद सदस्य की एक समिति है, संसद सदस्य से मिलकर बनती है। भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा जोखा रखती है। पीएससी का गठन जो होता है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का, संसद द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यह वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर हम बात करें तो पीएससी का पब्लिक अकाउंट कमेटी का 1950 के अराउंड आई, 1990 आई और 1921 में काम कर रही है। और इसके जो सदस्य हैं वो 22 रहते हैं, 15 + 7 यानी कि 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और दोनों मिलकर यानी कि दोनों सदन के मतलब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिलकर इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन दैट वाज फॉर्म टू एडवाइस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज पॉपुलरली नोन एज। यानी संविधान सभा को सलाह देने के लिए गठित भाषाई प्रांत आयोग का लोकप्रिय रूप से क्या नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें पुराना आयोग रहा है, बट आपको क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप मल्टीपल जगह पाएंगे, हर स्टेट में टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सभी में पूछा जा चुका है, जिसको हम लोग धर आयोग के नाम से जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। धर कमीशन आल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक प्रोविंस के रूप में जाना जाता है। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन कौन से इसके, जैसे एस के धर इसके अध्यक्ष हो गए तो 2 अन्य सदस्य कौन से थे। तो पहले थे एस के धर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। जगत नारायण लाल थे लायर एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। जे एन लाल और पन्ना लाल थे। ठीक, तो आप उनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में क्या सही है। और ये क्वेश्चन अधिकतर चांसेस होते हैं कि दोबारा पूछा, क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज को चेक करने की कोशिश काफ़ी हद तक की जा सकती है, क्योंकि 5 दिए हैं स्टेटमेंट और ऑप्शन उसी तरीके से बनाए कि आपको आना चाहिए। तो पहला है वह भारत का नागरिक है, उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। सेकंड था, थर्ड है उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल का पद धारण करता है। या ई वह प्रधानमंत्री को संबोधित अपने हस्ताक्षर से पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा देता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता है सबसे पहले नंबर हम अलग करेंगे 25 ईयर नहीं होती, यहाँ पे 35 होती है, उसी से सारे एलिमिनेट हो गए। तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ भारत का नागरिक। बाद बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि उसका पद एक मतलब शोभनीय पद बन जाता है तो उसको नहीं होना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है जानते हैं सभी लोग, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर अधिकतर ये कहा जाता है कि प्रसाद परंत रहते हैं राष्ट्रपति के। और नए जब तक राज्यपाल नियुक्त नहीं हो तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। पद की शपथ लेते हैं राज्य का जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, अगली बार पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करते हैं, बट अगर पद की शपथ कौन दिलाएगा इनको, उस राज्य का हाई कोर्ट का मतलब मुख्य जज जो होगा। शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, राज्यपाल का कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं सारी, दंड देने की क्षमादान की शक्ति क्या होती है, सारी उनको दी होती हैं। जो राष्ट्रपति से कुछ शक्तियाँ भी ज़्यादा मिल जाती हैं कभी कभी, जैसे कि अभी केस चला था तमिलनाडु वाला कि उसमें कुछ विधेयकों को रोक लिया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वहाँ से ना पूछ के इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये इंग्लिश में मैंने ऐड कर दिया है इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, विच ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची का ऐसा कौन कौन से नहीं है। एक मतलब इसमें से नहीं है, वो किस सूची में जाएगा ये भी आपको बताना है। तो पहला है दिवालियापन, या ऐसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, मार्केट एंड फेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार और मेले। मार्केट एंड फेयर जो होते हैं वो आपकी स्टेट लिस्ट में आते हैं, मैंने इसलिए उसका एक शॉर्ट लगाया और इसका सोर्स भी लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे आप जाके देख सकते हैं एक बार गो थ्रू कि कौन कौन से इसमें से स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन से करंट खंड में आते हैं, कौन सी सेंटर मतलब सेंट्रल लिस्ट में आते हैं आपके, क्योंकि 3 लिस्ट अपने पास हैं। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े थोड़े करेंगे जिससे आपकी वीडियो, और दिसंबर के एग्जाम जो होने वाले हैं आपके दिसंबर और जनवरी में, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पेपर 1 के भी कुछ PYQ कराए जाएंगे, रैपिड फायर रिवीजन में करेंगे। आप कुछ अपने सजेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग